अब हमारा बचा हुआ था यहाँ पर मुगल काल में बिहार की क्या स्थिति रही, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दिल्ली में क्या हुआ, तो यहाँ पर बाबर के द्वारा पानीपत का युद्ध लड़ा जाएगा और इस पानीपत के युद्ध के माध्यम से दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना होगी। ठीक है, थोड़ी सी कफ की भी समस्या हो गई है। अब देखिएगा ये मुगल वंश की स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा किया गया, सबको ही पता होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसके द्वारा दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी जाती है। 1526 में एक युद्ध होगा जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाएगा और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको पराजित करके जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना की जाएगी और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति यहां पर कर दी जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा बिहार में हमने पिछली कक्षा में नुहानियों के बारे में पढ़ा और ये नुहानी इन मुगलिया वंश के शासकों के लिए प्रारंभिक दौर में चुनौती के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में नुहानियों के द्वारा बिहार में सत्ता को चुनौती दी जाती रही और ये चुनौती जो है बाबर के समय काल में भी मिला, हुमायूं के समय काल में भी यहां पर मिला। तो जब बाबर के समय काल में इनके द्वारा चुनौती दी गई, हमने देखा था कि यहां पर क्या कर दिया, ये विद्रोह कर दिए कि भैया हम स्वतंत्र सत्ता के रूप में हैं, हम मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसी स्थिति में बाबर ने क्या किया, हुमायूं के भेजा कि बेटा जा थोड़ा सा इनको सिखा करा कि भैया तुम हमारे अंतर्गत ही हो, हमारे अधीन हो और स्वतंत्र होने का प्रयास यहाँ पर करना तुम्हारा सही नहीं है, अगर नहीं मानते तो कूट के चले आना अच्छे से। तो बाबर भेजता है हुमायूं को और हुमायूं के माध्यम से इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ये भी हमने पिछली कक्षा में देख रखी है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा उसके बाद हमने शेर शाह सूरी की चर्चा कर ली। शेर शाह सूरी ने भी बाबर का आधिपत्य प्रारंभ में स्वीकार कर लेता है ना, बाबर का आधिपत्य प्रारंभ में स्वीकार कर लेता है। लेकिन घटना क्या होती है, 30 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु होगी और बाबर की मृत्यु होने के पश्चात हुमायूं अब यहाँ का शासक बनेगा और इस हुमायूं को शेरशाह के द्वारा चुनौती दी जाएगी, है ना, क्योंकि वही बंगाल का शासक जो पराजित हुआ था अपना बदला लेने के लिए जाएगा हुमायूं के पास कि मालिक देख लीजिए ऐसा एक शेर शाह नाम का व्यक्ति है जो हर किसी को पराजित कर रहा है, तो अब उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर कौन चलेगा, हुमायूं चलेगा और आएगा तो एक बार चौसा में उसको पराजित करेगा और एक बार फिर देखें तो जो कन्नौज का युद्ध हुआ 2 जगहों पर इसको पराजित करके पूरा दिल्ली से मुगलिया सल्तनत की ही समाप्ति इसके द्वारा कर दी जाती है। तो 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ और 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ और इन दोनों ही युद्धों में हुमायूं की पराजय हुई और हुमायूं के पराजय के साथ ही दिल्ली पर शेर शाह का अधिकार हो जाता है जो 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक चलता है। तो अब ध्यान रखिएगा 1540 से लेकर 1555 तक दिल्ली में सूर्यवंश का शासन प्रशासन रहता है। भले ही इसके द्वारा 5 वर्षों तक ही शासन प्रशासन किया गया, बाद में अन्य शासक भी आएंगे सूर्यवंश से संबंधित, लेकिन आगे चलकर फिर से हुमायूं अपने साम्राज्य को प्राप्त करने में सफल रहता है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने भारत के इतिहास में पढ़ी हुई है और जब यहां पर करवाऊंगा तो वहां पर भी रिवीजन करवा दूंगा। 1555 में हुमायूं जो होता है ये पुनः अपनी दिल्ली की जो गद्दी थी इसको वापस प्राप्त कर लेता है, फिर से राजगद्दी पर वो आसीन होगा। लेकिन अगले ही वर्ष 1556 में इसका मृत्यु होगा और मृत्यु के पश्चात चूंकि अकबर अभी शासक बनने लायक नहीं है, अल्पवयस्क है ना, कितने तो 14 वर्ष का है मात्र, और ये इसके मृत्यु के पश्चात अकबर यहाँ पर शासक बनता है। चूंकि ये अल्पवयस्क रहता है इसलिए इसको संरक्षण की आवश्यकता भी पड़ती है, तो कुछ वर्षों तक ये संरक्षण में शासक प्रशासन करेगा, लेकिन बाद में चलकर जब ये वयस्क हो जाएगा तब अपना स्वतंत्र रूप से इसके द्वारा शासन प्रशासन किया जाएगा। अब देखिएगा अकबर की बात कर ले, 1556 में शासक बनेगा और 1605 ईस्वी तक इसके द्वारा शासन प्रशासन किया जाएगा। इसके समय काल में बिहार की क्या स्थिति रही, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके द्वारा एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। इसके शासनकाल के प्रारंभिक चरण में बिहार पर अफगानों का प्रभुत्व रहता है, लेकिन 1564 ईस्वी में अमीर सुलेमान करानी
है ना। अमीर अमीर सुलेमान करानी का नाम आपने सुना होगा। इसने 1564 ईस्वी में बिहार को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर देता है कि भैया अकबर अब हम आपके अधीन है नहीं, बिहार जो है अब ये आपसे स्वतंत्र हुआ और मैं इसका एक स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो रहा हूं। तो अमीर सुलेमान करानी के द्वारा बिहार में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी गई, ऐसा घोषणा भी कर दिया गया। 1572 में अमीर सुलेमान की यहां पर मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात दाऊद खान जो था ये यहाँ का शासक बनेगा और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। अपने नाम का खुतबा पढ़वाने का मतलब कि भैया अब पूर्ण रूप से ये स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन भी नहीं है ना। तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, है ना, इसके द्वारा अपना सिक्का भी चलवाया गया। ठीक है, अब जब ऐसा कार्य इसके द्वारा किया गया दाऊद खान के द्वारा, तब अकबर ने सोचा कि भैया ये तो बहुत शक्तिशाली हो रहा है, इसके पर निकल गए, ये बहुत उड़ रहा है, अब इसके पर को काटना पड़ेगा। और अकबर ने इसकी शक्ति को कुचलने के लिए मुनिम खां को बिहार भेजा। किसको? मुनिम खां को। मुनिम खां को ये बिहार भेजा, लेकिन मुनिम खान जो रहता है ये इसको कुचलने में असफल रहता है। मुनिम खान की ही कुटाई यहां पर हो जाती है। ठीक है, तो मुनिम खान जब असफल रहा, अब अकबर ने सोचा कि भैया तुमसे ना हो पाएगा, है ना, तुमसे ना हो पाएगा, और ये कह के अकबर खुद बिहार आया इसको पराजित करने के लिए। और आने के पश्चात हाजीपुर के दुर्ग पर यह आक्रमण किया। हाजीपुर के दुर्ग पर आक्रमण करके इसके द्वारा अधिकार किया गया। छोटा नागपुर के राजा जो इस समय था वरिशाल, इसके खिलाफ अपने सेनापति शाहबाज खान को भेजा और यहां पर वरिशाल को भी पराजित किया गया। 1574 में मिथिला के जो राजपूत शासक थे इनको भी पराजित किया गया और इनको पराजित करके महेश ठाकुर को वहां का राजस्व वसूली करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो जैसे यहां पर आएगा विभिन्न कार्य करेगा, मिथिला क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में लेगा, महेश ठाकुर को वहां पर नियुक्त कर देगा कि भैया यहां का राजस्व तुम वसूली करो। 1579 ईस्वी में राजा मानसिंह के द्वारा पलामू के जो चेरो राज्य है, चेरो राज्य पर आक्रमण किया गया और इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप वहां उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य भी किया गया कि भैया अधीनता स्वीकार कर लो चुपचाप, नहीं तो मार दिए जाओगे। तो फिर ये भी यहां पर अधीनता स्वीकार करने के लिए इनको बाध्य किया गया। मानसिंह के द्वारा गिद्धौर, खड़गपुर, भोजपुर, इन सभी क्षेत्रों के जो स्थानीय सरदार थे, इन स्थानीय सरदारों को भी पराजित किया गया। और 1587 से 94 तक मानसिंह ने इस पूरे क्षेत्र में, है ना, बिहार के इस पूरे क्षेत्र में मुगलों की स्थिति को मजबूत कर डाली, है ना। मानसिंह के बारे में आप सबने पढ़ा ही होगा, अकबर के जो 9 रत्न थे उसमें से एक रत्न ये भी था और इसको ये जिम्मेदारी यहां पर दी गई। जैसे पहले बख्तियार खिलजी को दिया गया, है ना, वैसे ही जिम्मेदारी बिहार वाले में मानसिंह को दिया गया कि जाओ भैया विभिन्न क्षेत्रों को तुम हमारे अधीन लेकर आओ। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मानसिंह को जो जिम्मेदारी दी गई कि बिहार के जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी क्षेत्रों को आप क्या कीजिए, इन सभी क्षेत्रों पर विजय कीजिए, और इनके द्वारा विजय भी किया गया और बिहार वाले क्षेत्र में मुगलों की स्थिति को यहां पर मजबूत की गई। मानसिंह ने अपनी राजधानी कहां बनाया? रोहतास को बनाया। तो जो रोहतास है, रोहतास को मानसिंह के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया और साथ ही साथ कुछ समय के लिए जो राजमहल है ना, राजमहल की पहाड़ियां वाले क्षेत्र तो आपको पता ही है, तो इस राजमहल को भी राजधानी बनाया गया, है ना, और इसको अकबर नगर नाम दिया गया था। तो ये बातें भी आप सभी को ध्यान में रखनी है। अब देख लीजिए जितने लोग लाइव में है उतना लाइक नहीं है, कहना पड़ता है कि भैया लाइक कर दीजिए, है ना, कहना पड़ता है कि लाइक कर दीजिए। ये स्थिति आ गई है, खुद से लाइक तो बनता है ना, खुद से लाइक तो यहाँ पर करना चाहिए ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब जहांगीर के समय काल की बात करें, जहांगीर 1605 में शासक बनेगा और 1627 तक ये शासन प्रशासन चलाएगा। आइए इसके समय काल में क्या होता है। अकबर के समय काल में तो मुख्य भूमिका हमने देखा मानसिंह की यहाँ पर रहती है। ठीक है, अब जहांगीर के समय काल में क्या हुआ देखिएगा। 1621 में जहांगीर का शासनकाल चल रहा है और अपने शासनकाल के दौरान ही 1621 में जहांगीर ने जो राजकुमार परवेज थे, इस राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त करता है। लेकिन परवेज जो है ये विद्रोह कर देगा यहाँ पर, है ना, परवेज जो है इसके द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है और 1623-24 में बिहार का क्षेत्र जो है ये परवेज से अब छीन लिया जाएगा, है ना। चूंकि जहांगीर ने भेजा कि भैया जाओ वहां पर
तुम थोड़ा सा शासन प्रशासन की ट्रेनिंग ले लो, है ना। वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। लेकिन ये भैया जाकर जब यहाँ पर वो आया, इसको इतने बड़े स्तर पर भड़काया गया, है ना, इतने बड़े स्तर पर भड़काया गया कि विद्रोह कर दिया। बोला कि भैया नहीं नहीं, हम आपके अधीन नहीं रहेंगे, हम खुद स्वतंत्र शासक यहाँ पर बनेंगे। और जब ऐसा करेगा तो फिर इसको यहाँ पर रहने दिया जाएगा। परिणामतः जो बिहार का क्षेत्र है ये प्रवेश से छीन लिया जाता है और इसके विद्रोह को कुचलने के लिए शाहजहां को भेजा जाएगा और शाहजहां जो है इसको पराजित करके यहाँ का क्षेत्र जो है पुनः यहाँ पर विद्रोह को समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में बिहार में शांति बनी रही। विद्रोह जो थे विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। जहांगीर ने छोटा नागपुर में जो हीरे और सोने की खान थी, है ना, जैसे इसको पता चला कि भैया बिहार में हीरा सोना सब मिलता है ना, इसने बोला भैया पकड़ो, जगह पकड़ो, यही तो है जो हमें धन देने वाला है। और जो छोटा नागपुर का हीरा सोना का जो खान है, इन खानों पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है ना। ये सारी कांड जो है ये इसके समय काल में होता है। और आप सबको पता ही है कि जहांगीर की जो आत्मकथा है वो है तुजुक ए जहांगीरी। और इस तुजुक ए जहांगीरी में इस क्षेत्र का विस्तार मिलता है, इस क्षेत्र का वर्णन मिलता है कि यहाँ पर सोना प्राप्ति थी और जो जहांगीर था, जहांगीर के द्वारा यहाँ से सोना भी निकलवाया गया। तो जो इसकी आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, इसमें भी ये वर्णन मिलता है कि इसके द्वारा इस क्षेत्र से सोने निकलवाए जाते थे और इसका प्रयोग साम्राज्य के विकास में किया जाता रहा है। तो ये सारी चीजें जहांगीर के समय काल में होती है। उसके बाद देखा जाए औरंगजेब शासक बनेगा कब, 1658 में, और 1707 में इसकी मृत्यु होगी यहाँ पर। तो औरंगजेब के समय काल में क्या हुआ देखिएगा। 1702 में इसने अपने पोते जो अजीम था, अजीमुशान शाह, आपने गाना भी सुना होगा, है ना। तो औरंगजेब जो है 1702 में अपने पोते अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त करेगा। और अजीम जो है इसने पटना का नाम बदल दिया। बोले भैया पटना क्या है, पहले था लेकिन अब कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मेरे नाम से हो, है ना। और इसने क्या कर दिया, पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। तो समझ लीजिएगा इसके शासनकाल में पटना का नाम अजीमाबाद भी रहा है। साथ ही साथ इसने सोचा कि अब चूंकि ये पटना ना रहा, ये अजीमाबाद हो गया, मेरे नाम से है। अब लोग जब इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे अजीमाबाद उतना खूबसूरत तो है नहीं, तो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसने इस पर 1 करोड़ रुपए उस समय खर्च किया। डेकोरेशन के लिए विभिन्न यहां पर पत्थरों का प्रयोग करवाया, संरचनाओं का निर्माण करवाया और इन सब के माध्यम से इसका सौंदर्य बढ़ाने का प्रयास भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर आगे चलकर अजीम का ही पुत्र था फर्रुखसियर, है ना। इसी फर्रुखसियर का जन्म यहाँ पर कहाँ होता है, पटना में ही होता है, अजीमाबाद में ही होता है। और यही आगे चलकर सम्राट जहांदार शाह को पराजित करके मुगल सिंहासन को प्राप्त करेगा। तो अजीम का ही पुत्र था फर्रुखसियर जो जहांदार शाह को पराजित करेगा और पराजित करके मुगल वंश में शासक बनेगा। चूंकि आप सबको पता ही है कि 1707 के पश्चात मुगलों की स्थिति बेकार होने लगी है, पतनोन्मुखी होने लगी है। क्यों? क्योंकि जो औरंगजेब था ये अंतिम ऐसा मजबूत शासक था जो मुगलों की केंद्रीकृत स्वरूप को बनाए हुए था, लेकिन जैसे इसकी मृत्यु होती है इसके अन्य उत्तराधिकारी यहाँ पर आएंगे, वो कमजोर प्रकार के शासक होंगे और इसी का लाभ उठाकर जो विभिन्न क्षेत्र के शासक प्रशासक रहेंगे वो अपने आप को स्वतंत्र करते जाएंगे। केंद्रीकृत स्वरूप पर ये लोग अपना नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो यहीं से पतन होने लग जाती है मुगलों की। और इसी पतन के दौरान देखा जाए तो फर्रुखसियर यही 1717 वाला, है ना, फास्टैग वाली कहानी भी मैंने सुना है, वही फर्रुखसियर है ये। और इसने जहांदार शाह को पराजित करके मुगल सिंहासन को प्राप्त किया। फर्रुखसियर की बात करें, फर्रुखसियर पटना में अपना औपचारिक रूप से राज्याभिषेक भी करवाया और ये पहला ऐसा मुगल था, है ना, पहला ऐसा मुगल था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ। तो ये भी बातें ध्यान रखिएगा, फर्रुखसियर जो है इसका राज्याभिषेक बिहार में होता है। आगे फर्रुखसियर के जो उत्तराधिकारी थे जैसे कि यहाँ पर सुजाउद्दीन और सरफराज खान, इसने 1740 तक शासन प्रशासन किया और इनके शासन प्रशासन के दौरान बिहार का प्रशासन बेहतर ढंग से चलाने के लिए एक पद यहाँ पर बनाया गया। कौन सा? नाजिम का पद। तो बिहार का शासन प्रशासन चलाने के लिए इनके समय काल में नाजिम का पद बनाया जाता है और पहला नाजिम जो यहाँ पर बनाया जाता है वो अलीवर्दी खान को बनाया जाता है ना। तो पहला नाजिम किसको? अलीवर्दी खान को बनाया जाएगा।
ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी अब अलीवर्दी खान को दे दिया गया, लेकिन अलीवर्दी खान अभी क्या है, एक पद पर है, नाजिम के पद पर है, यानी कि स्वतंत्र नहीं है। और इसकी भी इच्छा थी कि भैया शासक तो कमजोर है ना, अब हम इनके अधीन क्यों रहें, इसलिए इसने क्या किया, 1740 में अलीवर्दी खान ने सरफराज की हत्या कर दी कि बेटा तुम हमको अपने अधीन रखोगे, अपने अधीन हमें नाजिम बनाओगे, आओ हम ही तुम्हारे यहां पर कुटाई कर डालते हैं। और अलीवर्दी ने सरफराज की हत्या कर दी और हत्या करके स्वयं को बंगाल का शासक घोषित कर देता है। भैया बंगाल अब मुगलों के अधीन नहीं है, अलीवर्दी खान के अधीन है, और हम अलीवर्दी खान अब यहाँ के शासक के रूप में स्थापित होते हैं। और इसने 1756 तक यहाँ शासन प्रशासन किया। उसके बाद तो आपको कहानी पता ही है, 57 में कौन शासक रहेगा, और फिर यहां पर अंग्रेजों के द्वारा उसको षड्यंत्र के माध्यम से पराजित किया जाएगा। उसके बाद बंगाल पर इनडायरेक्टली तरीके से अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाएगा। फिर यहां पर अगला शासक है ना मीर जाफर बनेगा, फिर मीर कासिम बनेगा 1760 में, वो पराजित होगा, पराजित होकर भागेगा अवध, और फिर अवध से 3 मिलेंगे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों अपनी संयुक्त सेना बनाकर अंग्रेजों को पराजित करने के लिए 1764 में बक्सर नामक जो स्थान है बिहार में, वहां पर दोनों एक दूसरे का सामना करेंगे, और यहां पर तीनों को पराजित करके अंग्रेज जो है ये भारत में सर्वे सर्वा बन जाएगी, भारत में शासक बन जाएगी। तो वहां तक मैंने लाकर जोड़ दिया। अब आशा करता हूं पूरी कहानी अब आप लोगों के मन मस्तिष्क में जुड़ गई होगी। अब आधुनिक काल जब देखेंगे तब ये सारी कहानी हम वहां पर देखने वाले हैं। तो यहां तक सबको क्लियर है। अब देख लीजिएगा यहां पर क्या हुआ, ये कहानी तो यहां से आगे जोड़ दिया। 1743 में क्या होता, 1743 में पूना के जो मराठा थे पेशवा बालाजी राव, ये बिहार पर आक्रमण किए इनके द्वारा, और मुंगेर होते हुए ये भागलपुर पहुंचे। 1751 में अलीवर्दी खान ने फतुहा के पास मराठों को पराजित भी किया था। ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। तो आशा करता हूं अभी तक मैंने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक आपका जोड़ दिया है ना। आशा करता हूं सारी चीजें आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन यहां से जो शासन व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था से भी आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि मुगल काल में कैसी शासन व्यवस्था रहती है। तो आइए एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। अकबर के द्वारा बिहार को एक सूबे के रूप में गठित किया जाता है। इससे पहले सूबे के रूप में नहीं था, परिणामतः विभिन्न प्रकार के यहाँ पर विद्रोह आंदोलन होते रहे। सूबे के रूप में देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में भी स्थापित किया गया था, लेकिन मुगल काल में देखें तो अकबर के द्वारा एक सूबे के रूप में इसको गठित किया जाता है। और जो आईने अकबरी है, अगर आईने अकबरी की हम बात करें तो जो हमारा बिहार प्रांत था, बिहार प्रांतों को 7 सरकारों में विभाजित किया गया था। ठीक है, 7 सरकारों में विभाजित किया गया था। लेकिन कहीं पर अन्य जानकारियों में भी देखें तो 199 परगने में विभाजित करने की यहाँ पर बात भी की जाती है। यानी कि ये 7 सरकार थे, इन सरकारों को देखा जाए तो 199 परगने में विभाजित किया गया था। तो ये आईने अकबरी में आपको डिटेल्स मिलता है। अब ये 7 सरकार कौन कौन से थे देखिएगा। एक सरकार था तिरहुत, दूसरा हाजीपुर, तीसरा सारण, चौथा चंपारण, पांचवा मुंगेर, छठवां बिहार है ना, बिहार के अंतर्गत पटना एवं गया क्षेत्र आया करते थे, और 7वां रोहतास। तो आईने अकबरी में बिहार को 7 सरकारों में विभाजित करने की जानकारी मिलती है, और ये 7 सरकार आपके समक्ष हैं। तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण, मुंगेर, बिहार और रोहतास, ये 7 सरकार थी। इन 7 सरकारों को 199 परगने में विभाजित किया गया था अच्छे से शासन प्रशासन चलाने के लिए। ये जो सरकार थे 7 सरकार, इन सरकारों को जमींदारों के अधीन रखा गया था। यानी कि हर सरकार में एक जमींदार हुआ करता था जो यहाँ की राजस्व वसूली करके केंद्रीय सत्ता को पहुंचाएगा। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में 8 सरकारें थी और 200 परगने थे। यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में 8 सरकार और 245 परगने थी। लेकिन आईने अकबरी में जो डिटेल्स मिलता है उसमें 7 सरकार और 199 परगने की डिटेल्स यहाँ पर मिलती है। अब देखिएगा मुगल काल में कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। देखिएगा कौन कौन। सबसे पहले हमने सूबा बात की, तो सूबे के स्तर पर जो अधिकारी हुआ करते थे उनमें एक था दीवान। ये दीवान क्या था, तो ये सूबेदार की सहायता के लिए इसको नियुक्त किया जाता था, और इसका मुख्य कार्य जो था वो राजस्व वसूली करना इसका मुख्य कार्य हुआ करता था। उसके पश्चात अगला है यहाँ पर सद्र, है ना, क्या चीज, सद्र।
और ये सद्र क्या हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, तो ये धार्मिक विभाग का प्रधान हुआ करता था। काजी, न्यायाधीश को काजी कहते थे। बख्शी जो था ये युद्ध विभाग का प्रधान हुआ करता था, इसको बख्शी कहते थे। प्रांतीय सेना का जो सेनापति था इसको फौजदार कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था इसको कोतवाल कहते थे। और सीमा शुल्क, बंदरगाहों पर कर वसूलना, नौकाओं पर कर वसूलना, यानी कि मुख्य रूप से जो कर वसूली करता था उसको मीर बहर कहा जाता था। तो मीर बहर का काम क्या था, सीमा शुल्क वसूल करना, बंदरगाहों पर कर वसूलना, नौकाओं पर कर वसूलना, इसका मुख्य कार्य हुआ करता था और इस अधिकारी को मीर बहर कहते थे। तो सूबेदार के, सूबे के स्तर पर ये 7 अधिकारी याद रखिएगा, दीवान है ना, सद्र, काजी, बख्शी, फौजदार, कोतवाल और मीर बहर। ठीक है, उसके बाद जो हमने 7 सरकारों की बात कर ली बिहार में, तो इस सरकार के स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी रहे, जैसे कि एक था यहाँ पर फौजदार। फौजदार की बात कर ले तो ये सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था और इसके अधीन कौन कौन सी सेवाएं आती थी, तो राजस्व का शक्ति इसके अंतर्गत था। पुलिस और सैनिक, इन सभी का अधिकार जो था वो इसके अंतर्गत था। यानी कि जो डीएम की पोस्ट होती है, डीएम के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, वैसे ही एक डीएम की भांति आप फौजदार को समझ सकते हैं। एक डीएम के जैसा पावर ये रखता था, है ना, राजस्व वसूली करने का अधिकार उसके पास है। पुलिस, सैनिक, चूंकि अभी डीएम के पास सैनिक का अधिकार नहीं है ना, लेकिन पुलिस पर नियंत्रण रखने का अधिकार उसके पास है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर फौजदार के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था। फिर अगला अधिकारी था अमला गुजार, है ना, नाम क्या था, अमला गुजार। और इसका मुख्य कार्य क्या था, इसका एक ही कार्य था, राजस्व उगाही करना। उसके बाद अगला था यहाँ पर कोतवाल। और कोतवाल जो था ये शहरी अधिकारी था और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे, इन सब की देखरेख करने की जो जिम्मेदारी थी वो कोतवाल की हुआ करती थी। और एक यहाँ पर कौदी या कादी था जो धर्म शास्त्र ज्ञाता था, यानी कि जो इनका धर्म था, इस धर्म का विशेषज्ञ कह सकते हैं, उसको कौदी या कादी कहा जाता था। और इसके अंतर्गत जो फौजदारी मुकदमे थे, इस फौजदारी मुकदमे को इसके अंतर्गत रखा गया था। और इसके सहायता के लिए यहाँ पर मुफ्तियों को भी नियुक्ति किया जाता था। ये मुफ्ती जो थे ये कादी की यहाँ पर सहायता किया करते थे। तो ये सरकार के स्तर के आपके अधिकारी देखने को मिल जाते हैं। अब अंतिम चीजें देखिएगा, इस समय देखा जाए तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परगना थी। इससे पहले हम अभी तक देखते आ रहे थे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करता था, ग्राम हुआ करता था। लेकिन मुगल काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परगना हुआ करती थी, ये बातें ध्यान रखिएगा। और परगने के स्तर के अधिकारियों की बात कर लें तो इस परगने का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जो हुआ करता था इसको सिकदार कहते थे। अमील जो था ये राजस्व से संबंधित प्रशासन इसकी जिम्मेदारी थी, यानी कि राजस्व परगने में किस तरीके से वसूला जाएगा, है ना, ये सब जिम्मेदारी आमिल के पास हुआ करती थी। कारकुन जो था ये परगने का लेखा जोखा तैयार करना इसकी जिम्मेदारी थी। और साथ ही साथ राजस्व को वहां से, यानी कि जो परगना है, परगने से खजानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो थी ये भी कारकुन के अंतर्गत ही था। उसके बाद यहाँ पर एक अधिकारी था फौजदार। और फौजदार की बात कर ले, ये स्थानीय राजकोष का अधिकारी हुआ करता था, यानी कि पूरा धन जो था ये इसी के पास रहता था, आय व्यय का ब्यौरा सब यही रखता था। साथ ही साथ एक अधिकारी था जिसको चौधरी कहा जाता था। और चौधरी ये राजस्व उगाही करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। तो राजस्व उगाही करने वाले अधिकारी चौधरी कहलाते थे। एक अधिकारी यहाँ पर कानूनगो। और कानूनगो की बात कर लें तो राजस्व संबंधी जो दस्तावेज होते हैं, इन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना ये कानूनगो की जिम्मेदारी हुआ करती थी। और परगने के नीचे गांव हुआ करता था। गांव का भी प्रशासन देखा जाए तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इनके समय काल में गांव के प्रशासन में मुगल सम्राटों के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, यानी कि ग्रामीण प्रशासन जो था ये अपने आप में स्वतंत्र हुआ करते थे, ये अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्रशासन करते थे। लेकिन मुगल वंश के जो नियमावली थी, है ना, जो कानून था, इस कानून के अंतर्गत रहते हुए इनके द्वारा अपना शासन प्रशासन किया जाता था। जो यहाँ पर राजा थे मुगल वंश के, इन राजाओं के द्वारा जो गांव के स्तर का शासन था इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। साथ ही साथ मुखिया की बात कर ले तो ये गांव का प्रधान अधिकारी हुआ करता था और इसके पास सभी प्रकार के अधिकार हुआ करते थे, है ना।
प्रशासनिक, न्यायिक, हर एक अधिकार, राजस्व वसूली, सब के सब अधिकार जो है इस मुखिया के पास हुआ करता था। तो ये पूरी कहानी थी मुगल वंश के समयकाल में बिहार की क्या स्थिति रही। सारी चीजें मैंने यहाँ पर बेहतर तरीके से आप सभी को बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं सारी चीजें आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी।